वेलकम टू द चैनल फिजिक्स मेड इजी। हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं और उसमें पढ़ रहे हैं फ्लो ऑफ लिक्विड्स। आज हम लोग उसी के तहत आगे बढ़ेंगे और आज के वीडियो में जानेंगे कि रेनॉल्ड्स नंबर क्या है, क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है और टर्मिनल वेलोसिटी, स्टोक्स लॉ। तो आज वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, शुरू से आखिरी तक वीडियो को जरूर देखिए और हाँ, जो लोग नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं, थोड़ा देखते हैं कि क्या है स्ट्रीम लाइन फ्लो। हम लोग पहले देख चुके हैं कि स्ट्रीम लाइन फ्लो कब होता है, जब लिक्विड का जो फ्लो है उसकी वेलोसिटी एक सर्टेन कांस्टेंट वेलोसिटी, जिसे हम कह सकते हैं लिमिटिंग वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी के नाम से जानी जाती है, उससे कम। तो सर्टेन लिमिटिंग वेलोसिटी जो क्रिटिकल वेलोसिटी कहलाती है, उससे कम वेलोसिटी पर लिक्विड का फ्लो स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है। और इसमें लिक्विड के पार्टिकल्स एक पर्टिकुलर पॉइंट से जब गुजरते हैं तो उनकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है और डिफरेंट पॉइंट से जब डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट होगी और एक पर्टिकुलर पॉइंट पर सारे लिक्विड पार्टिकल्स की वेलोसिटी सेम होगी। तो ऐसा लगता है सब जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो जब किसी एक पॉइंट से गुजरते हैं सब उसी स्पीड से दूसरे पॉइंट से गुजरेंगे, तो वो स्पीड पहले वाले पॉइंट से अलग भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है। तो इस तरीके से गुजरने पर जो पाथ बनता है वो कहलाता है स्ट्रीम लाइन। और बहुत सारी स्ट्रीम लाइंस जो एक ट्यूबुलर फॉर्म में एक रीजन बनाती हैं, जैसा कि आपको ये फिगर में दिख रहा है, वो कहलाता है स्ट्रीम लाइन ट्यूब। दूसरा फ्लो हम जानते हैं वो कहलाता है टर्बुलेंट फ्लो। अब टर्बुलेंट फ्लो में जब लिक्विड के पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी है वो एक्सीड कर जाती है सर्टेन लिमिटिंग वैल्यू, जिसे कहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी से, तब क्या होता है लिक्विड में टर्बुलेंस प्रोड्यूस होती है। टर्बुलेंस प्रोड्यूस होने का मतलब क्या होता है कि लिक्विड के पार्टिकल्स जिगजैग मोशन करते हैं। देख रहे हैं सामने आपके वीडियो में कि सारे पार्टिकल्स जो हैं वो जिगजैगनेस की पोजीशन में है। और ये जो वेलोसिटी है इसमें वेलोसिटी ग्रेडियंट जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर डिस्टेंस, यहाँ पर हाइट कह देंगे, तो वो क्या होगा, कांस्टेंट नहीं रहता है टाइम के संग। तो ये वेलोसिटी टाइम के संग बदलती रहेगी, जिगजैग मोशन आप जानते हैं। तो ये कभी कभी नॉइजी फ्लो भी कहलाता है। आपने देखा होगा बारिश का पानी अक्सर जब बहता रहता है तो कहीं कोई नुकीला पत्थर रास्ते में आ गया तो वहाँ गोल गोल एडीज के फॉर्म में घूमता भी रहता है, नॉइज भी, फोम भी प्रोड्यूस होता है। वो कब होता है, जब लिक्विड की पार्टिकल्स की वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा होती है। अब हम लोग जानेंगे कि लैमिनर फ्लो क्या होता है। आइए जानते हैं लिक्विड के लैमिनर फ्लो के बारे में। लैमिनर फ्लो में क्या होता है कि इसमें भी लिक्विड के पार्टिकल्स की वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से तो कम होती है और स्टेडली ऐसे फ्लो करता है लिक्विड कि जैसे उसकी हर लेयर दूसरी लेयर के ऊपर स्लाइड कर रही हो, जैसे ताश के पत्ते, जब आप ताश फेरते हो तो एक दूसरे ऊपर स्लाइड करते हैं। तो इसको भी हम लैमिनर फ्लो कहते हैं कि जिसमें स्ट्रीम लाइन फ्लो के जैसे लिक्विड की वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से कम हो और लेयर वाइज जो लेयर जो है वो स्लाइड करती है एक दूसरे के ऊपर। हाँ, अगर लिक्विड नॉन विस्कस है, जैसा फिगर ए में देख रहे हैं, तो क्या होता है, नॉन विस्कस लिक्विड में जो सारे लिक्विड पार्टिकल की वेलोसिटी किसी एक सेक्शन में सेम रहती है। जैसे देखा, सारे वेक्टर सेम लेंथ के हैं और एक दूसरे के पैरेलल। और अगर विस्कस है तब क्या होगा, विस्कस में क्या होगा कि एक्सिस वाली लेयर की वेलोसिटी सबसे ज्यादा, देखिए सबसे बड़ा वेक्टर है, और एक्सिस की तरफ वाली वेलोसिटी जो एक्सिस से दूर यानी ट्यूब की वॉल की तरफ वाली वेलोसिटी कम होती जा रही है, एक्सिस से दूर होने पर वेलोसिटी कम होती जा रही है। तो ये होता है लैमिनर फ्लो। अब आगे बढ़ते हैं, अब जानते हैं क्या है क्रिटिकल वेलोसिटी। वही सर्टेन लिमिटिंग वैल्यू ऑफ वेलोसिटी जिससे कम वेलोसिटी पर अगर लिक्विड बह रहा है तो वो कहलाता है स्ट्रीम लाइन फ्लो। और अगर लिक्विड के फ्लो की जो वेलोसिटी है वो इस सर्टेन लिमिटिंग वैल्यू ऑफ वेलोसिटी से ज्यादा है तो होता है वो टर्बुलेंट फ्लो। तो क्रिटिकल वेलोसिटी तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड है, ये आपको ऐसे डिफाइन करना होता है। और हाँ, इसका फॉर्मूला दिया जाता है, वी सफिक्स सी लगा है तो सी क्रिटिकल के लिए तो Vc इक्वल टू के ईटा अपॉन रो डी। के रेनॉल्ड्स नंबर है, एक कांस्टेंट, और ईटा
कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रो डेंसिटी एंड डी डायमीटर ऑफ द पाइप। अब जानते हैं डेरिवेशन ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी। तो सिर्फ डायमेंशन एनालिसिस पर बेस्ड है ये। अब आपको अभी बताया कि जो क्रिटिकल वेलोसिटी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, बस उन्हीं फैक्टर्स को लिख लिया गया। आप ये जानते हैं कि जो वेलोसिटी है, क्रिटिकल वेलोसिटी डिपेंड करती है, मान लीजिए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की पावर x पर, डेंसिटी की पावर y पर, डायमीटर ऑफ द पाइप की पावर z पर। तो आप उसको कैसे डायमेंशनली सॉल्व करते हैं और आपको मिलता है x इक्वल टू 1, y इक्वल टू -1, z इक्वल टू -1। ये तो आपको पता है ना कि दोनों तरफ की हमने v की LHS में लिखी डायमेंशंस और ईटा रो d की राइट साइड में लिखी और सेम क्वांटिटीज की पावर को इक्वेट कर दिया। इक्वेशंस को जैसे L की यहाँ पर 1 है, यहाँ पर L की है -x -3y + z, तो ये 1 के इक्वल टू हो गया। ऐसे ही t की, और m यहाँ पर नहीं लिखा है तो m की पावर 0 मान सकते हैं ना LHS में। यहाँ m की पावर ये है कितनी, x + y, तो x + y इक्वल टू 0। तो सॉल्व करके ये आ गया आपके पास क्रिटिकल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन कैसे डिराइव होता है। तो क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है, उसका एक्सप्रेशन कैसे डिराइव होता है, ये आपने देख लिया। अब बात करते हैं कि जो क्रिटिकल वेलोसिटी है उसके लिए हम कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दे सकते हैं कि हाँ, इससे वेलोसिटी कम होने पर, ज़्यादा होने पर, खासकर उसमें डेंसिटी का टर्म भी आता है ना। तो अब क्या क्या बातें हैं इंपॉर्टेंट है वो जान लेते हैं। सबसे पहले तो क्रिटिकल वेलोसिटी को फार्मूले से ही पता चलता है कि अगर ईटा लार्ज है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और डेंसिटी और डायमीटर स्मॉल है, तो क्रिटिकल वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी। तो अगर कोई लिक्विड का फ्लो ऐसा हो रहा है कि जो लिक्विड है वो हायर विस्कोसिटी का है, लोअर डेंसिटी का है, अगर वो एक पाइप के थ्रू बह रहा है, वो पाइप है नैरो यानी स्मॉल डायमीटर वाला, तो उसका फ्लो कैसा होगा, स्ट्रीमलाइन्ड। क्यों? क्योंकि क्रिटिकल वेलोसिटी कम होगी और उससे भी कम फ्लो पर, क्रिटिकल वेलोसिटी से कम फ्लो होता है अगर लिक्विड की कम स्पीड होती है, तो कैसी फ्लो कहलाता है वो, स्ट्रीमलाइन्ड। तो जब VC कम है और नैरो पाइप से VC से कम वैल्यू की स्पीड से बहने वाला जो लिक्विड होगा स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा। ऐसे ही अगर थर्ड पॉइंट पे आप देखिए तो अगर फ्लो ऑफ लिक्विड्स किसकी बात हो रही है, कैसे लिक्विड के लिए, जो लोअर विस्कोसिटी का है और हायर डेंसिटी का है, और कैसे पाइप के थ्रू बह रहा है, जो ब्रॉड है, चौड़ा है। तो इस केस में क्या होगा, क्रिटिकल वेलोसिटी कम होगी और फ्लो कैसा होगा, टर्बुलेंट। क्योंकि अब जो फ्लो होगा, क्रिटिकल वेलोसिटी जब कम हो गई तो उससे ज्यादा ही आएगा स्पीड, फ्लो की स्पीड, तो वो क्या होगी, फ्लो का नेचर क्या होगा, टर्बुलेंट। अब आप देखते हैं कि वेलोसिटी ऑफ लिक्विड अगर लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी है तो खास बात क्या है कि जो फ्लो ऑफ लिक्विड है वो विस्कोसिटी से कंट्रोल होता है, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ डेंसिटी। और अगर वेलोसिटी ऑफ फ्लो ग्रेटर देन क्रिटिकल वेलोसिटी है तो लिक्विड का फ्लो मेनली गवर्न होता है डेंसिटी से, इफेक्ट ऑफ विस्कोसिटी का बहुत लेस रोल होता है, बहुत कम इम्पोर्टेंट होती है। इसका यही कारण है कि जो लावा निकलता है ना वोल्केनो से, ज्वालामुखी से, तो वो बहुत हाई स्पीड से निकलता है, जबकि वो बहुत थिक है, यानी कह सकते हैं वो लार्ज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी वाला है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थी इसके बारे में। अब बात करेंगे हम कि जो दूसरा पॉइंट है वो है रेनॉल्ड्स नंबर का। जैसे कि आपने क्रिटिकल वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में ही देखा था K, अब हम K इक्वल टू लिख लेंगे। तो K इक्वल टू है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वेलोसिटी ऑफ लिक्विड, डायमीटर ऑफ द पाइप थ्रू विच द लिक्विड इज फ्लोइंग, जिससे वो बह रहा है, और अपॉन में क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब इसकी रेनॉल्ड्स नंबर को डिफाइन कैसे करते हैं, ये एक डायमेंशनलेस नंबर है जिसकी वैल्यू से हम ये डिसाइड करते हैं कि जो किसी पाइप से या कहीं से भी जो फ्लो हो रहा है लिक्विड, उस फ्लो का नेचर क्या है, स्ट्रीमलाइन फ्लो है या टर्बुलेंट फ्लो है। तो उसको रेनॉल्ड्स नंबर से कैसे डिसाइड करते हैं, देखिए लिखा है कि अगर रेनॉल्ड्स नंबर 0 और 2000 के बीच में है तो स्ट्रीमलाइन या लेमिनर फ्लो होता है, 3000 से बड़ा है तो टर्बुलेंट फ्लो होता है, और 2000-3000 के बीच में है तो कैसा होगा, वो टर्बुलेंट से स्ट्रीमलाइन या स्ट्रीमलाइन से
टर्बुलेंट वो हो सकता है, यानी वो फ्लो कैसा होगा, अनस्टेबल। तो इंपॉर्टेंस है रेनॉल्ड्स नंबर की, इसकी डेफिनेशन क्या है और क्या इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट बात करते हैं अब कि इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो रेनॉल्ड्स नंबर की फिजिकल सिग्निफिकेंस के लिए सबसे पहले तो आप यही जानते हैं कि हम कह सकते हैं कि रेनॉल्ड्स नंबर रेशियो है इनर्शियल फोर्स पर यूनिट एरिया और विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया का। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये कैसे आप कहोगे। तो अगर आपसे कहा जा रहा है कि ये रेशियो है इनर्शियल फोर्स पर यूनिट एरिया का, तो इनर्शियल फोर्स काउंट करो, पहले निकालो इसको। कैसे निकालेंगे, एक मान लीजिए पाइप है, अब उस पाइप का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, उसे v वेलोसिटी से अगर लिक्विड बह रहा है तो डेल्टा टी टाइम में कितना लिक्विड बहेगा, मान लिया वो अमाउंट है डेल्टा एम। मास इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम क्या है, एरिया इंटू जितनी डिस्टेंस हुई लिक्विड की बहने की डेल्टा टी टाइम इंटरवल में। तो आपको पता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, v स्पीड है तो कितनी डिस्टेंस होगी डेल्टा टी टाइम में लिक्विड की बहने की, v इंटू डेल्टा टी, और a इंटू v इंटू डेल्टा टी क्या हो जाएगा, वो वॉल्यूम, और वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, डेल्टा एम आ गया। और अगर मास आपके पास आ गया तो इनर्शियल फोर्स पर यूनिट एरिया निकालना है ना, तो फोर्स को हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम न्यूटन सेकंड लॉ से। तो अब न्यूटन सेकंड लॉ यहाँ पे लगाने पर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट एरिया आ गया, तो डेल्टा एम वी अपॉन डेल्टा टी ए आ गया। तो आपके पास जो ये आया इनर्शियल फोर्स पर यूनिट एरिया, तो किसके बराबर आ गया, डेल्टा एम की वैल्यू ऊपर से रखने पर रो वी स्क्वायर। अब आप यही बात फिर से आप देखते हैं विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया के लिए। विस्कस फोर्स होता क्या है, आपने देखा कि ईटा इंटू वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो ईटा इंटू वी बाई डी, यहाँ ग्रेडियंट के लिए डी क्या है, डायमीटर ऑफ द पाइप, ठीक है। तो अब आपने इसको रखा तो इनर्शियल फोर्स पर यूनिट एरिया विस्कस फोर्स पर अपॉन विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया किया, तो आप देख लीजिए दोनों एक्सप्रेशन का रेशियो निकाला, क्या आ रहा है, रो वी डी अपॉन ईटा, यही तो है रेनॉल्ड्स नंबर। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपको जानना चाहिए। अब कुछ एक कंडीशंस हैं जिनके लिए आपको पता होना चाहिए कि जो कोई ऑब्जेक्ट अगर किसी भी लिक्विड के थ्रू फ्लो करती है उसके अंदर से बहती है, और एक होता है कि ग्लास की सरफेस, जैसे लिए ग्लास की सरफेस में नीचे लिक्विड लगा हुआ है तो हम उसको स्लाइड कर रहे हैं, तो सॉलिड और लिक्विड के बीच की बात हो रही है। यहाँ पर जो अब मैं बताने जा रही हूँ वो है स्टोक्स लॉ के लिए। तो स्टोक्स लॉ कब लागू होता है वो सबसे पहले बात जान लीजिए कि जब कोई सॉलिड कंप्लीटली इमर्स्ड इन लिक्विड है, तब जहां पर वो अगर चल रहा है तो वहां तो लिक्विड की लेयर्स में मोशन आएगी एज कंपेयर टू द अदर पॉइंट्स, तो देयर विल बी रिलेटिव मोशन इन बिटवीन द लिक्विड। तो लिक्विड की लेयर्स की रिलेटिव मोशन सॉलिड के चलने की वजह से जो प्रोड्यूस होती है, तो उनकी वजह से जो सॉलिड के ऊपर अपवर्ड लिक्विड फोर्स के अलावा, अपवर्ड थ्रस्ट के अलावा एक और विस्कस ड्रैग लगता है, वो विस्कस फोर्स है, वो दिया जाता है स्टोक्स लॉ से। अब जानते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिसे स्टोक्स फॉर्मूला कहते हैं या स्टोक्स लॉ कहते हैं। ये लॉ बताता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी लिक्विड में यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मान लीजिए फ्लो कर रही है, हाँ, तो लिक्विड के थ्रू अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है और वो लिक्विड जिसकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा है या विस्कस लिक्विड है, तो उसके ऊपर एक बैकवर्ड विस्कस फोर्स, विस्कस ड्रैग लगेगा, वो दिया जाता है F इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी फॉर्मूला से। अब ये फॉर्मूला भी स्टोक्स लॉ कहलाता है। कैसे डिराइव हुआ था, उसको भी डायमेंशनल एनालिसिस से डिराइव किया जाता है। तो सबसे पहले हम ये देख लें कि जो फॉर्मूला है वो कैसे डिराइव किया जाएगा। तो आपने देखा कि F इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी में जो फोर्स है विस्कस फोर्स, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, 6 पाई तो कांस्टेंट है, तो ईटा आर वी। तो अब आप वही देखिए F की डायमेंशन लिखी और जो इधर की तरफ लिखी गई वो किसकी ईटा आर वी, और वही डायमेंशन एनालिसिस से आपने सॉल्व कर लिया। तो आपके पास जो ए बी सी जो आपने पावर लगाई थी ईटा आर वी की, उनकी वैल्यू 1 आती है, तो F इक्वल टू कितना आया, 6 पाई ईटा आर वी। ये तो आपको पता है ना डायमेंशन एनालिसिस से कैसे हम निकालते हैं
जो ईटा आर वी के ऊपर डिपेंडेंस है एफ की, तो किस पावर में है, वो सब 1 है। और कांस्टेंट हम डायमेंशन एनालिसिस पता नहीं लगा सकते, तो वो कांस्टेंट है 6 पाई एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट जो है। तो यही है स्टोक्स फॉर्मूले का डेरिवेशन। अब बात करते हैं कि क्या है टर्मिनल वेलोसिटी। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि आपने तो अभी कह सकते हैं कि जो लिक्विड में जो रेजिस्टिव फोर्स लगता है वो लिक्विड की लेयर्स के बीच में डिपेंड कर रहा था एरिया ऑफ लेयर और वेलोसिटी ग्रेडियंट पे। तो ये स्टोक्स लॉ कहाँ से आ गया, जान लीजिएगा। स्टोक्स लॉ किसी लिक्विड में जो ऑब्जेक्ट है वो थ्रू द लिक्विड चल रही है, जैसे कोई बॉल आप किसी लिक्विड में छोड़ दो तो वो नीचे आएगी, तो लिक्विड की लेयर्स के थ्रू ही तो नीचे आएगी। तो जो स्टोक्स लॉ है वो वैलिड है कि उस बॉल के ऊपर नीचे अगल बगल पूरा इनफाइनाइट वॉल्यूम, इनफाइनाइट रीजन तक क्या हो, सराउंडिंग मीडियम, बॉल स्मूथ हो, कोई भी स्लिप ना हो बॉल और लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में, ये सारी बातें तो होती है ना उसमें। और जो एफ इक्वल टू ए वेलोसिटी ग्रेडियंट ईटा, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, लिक्विड की एक लेयर दूसरे लेयर पर जब फाइट करती है। स्टोक्स लॉ, जब एक सॉलिड किसी सराउंडिंग में या लिक्विड में गिरता है या चलता है, जैसे पैराशूट से जब लेकर कोई आदमी एरोप्लेन से जब कोई कूदता है, जब तक पैराशूट खुलता है, नहीं खुलता है तो फ्री फॉल हो रहा है, जब खुल गया तो अब थ्रस्ट और जो विस्कस ड्रैग सराउंडिंग एयर का है वो ऊपर की तरफ, वेट नीचे की तरफ। इसी बात से रिलेटेड आगे बढ़ती हूँ टर्मिनल वेलोसिटी पर। टर्मिनल वेलोसिटी क्या है, जब भी कोई बॉडी किसी विस्कस फ्लूइड से चलती है, उसके थ्रू होकर चल रही है, तो क्या हो रहा है कि उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो लिक्विड का अपथ्रस्ट ऊपर की तरफ लग रहा है, और लिक्विड की रिलेटिव मोशन की वजह से, लिक्विड की डिफरेंट लेयर्स के बीच में जो रिलेटिव मोशन है उसकी वजह से जो विस्कस ड्रैग लग रहा है वो कौन सा लगेगा, बॉडी चल रही है लिक्विड में, स्टोक्स फॉर्मूला, और वो किधर लगता है, लिक्विड के चलने के अपोजिट डायरेक्शन में। तो अपवर्ड फोर्स और स्टोक्स लॉ से जो फोर्स लग रहा है विस्कस फोर्स, ये दोनों ऊपर की तरफ है, और वेट ऑफ द बॉडी नीचे की तरफ, अगर वो बॉडी नीचे गिर रही है। तो एक पोजीशन तो ऐसी आएगी जब क्या होता है कि जो अपवर्ड फोर्स और विस्कस फोर्स दोनों को ऊपर और वेट नीचे इक्वल एंड अपोजिट हो गया। तो वही चीज आपके सामने लिखा है कि अगर एक्सप्रेशन डिराइव करना है तो हम कैसे डिराइव करेंगे। उसके लिए आप देख रहे हैं कि बॉडी का जो वेट निकाला गया है वो वेट एम मास है, मास क्या है, v इंटू डेंसिटी ऑफ बॉडी, तो वो रो है g, तो बॉडी स्फेरिकल शेप के लिए गई तो 4/3 पाई r क्यूब रो g लिया गया। फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं कि अपवर्ड थ्रस्ट कितना लग रहा है, तो अपवर्ड थ्रस्ट है वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड 4/3 पाई r क्यूब, ये तो वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट ही रहता है, लेकिन डेंसिटी किसकी रहेगी, मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस में वॉल्यूम तो होता है ऑब्जेक्ट का और डेंसिटी होती है लिक्विड की, तो वो सिग्मा है, और ये इंटू जी। अब थ्रस्ट फोर्स जो है वो इतना हो गया, फोर्स ऑफ विस्कोसिटी आपको पता है, तो जब दोनों अपवर्ड फोर्स और लिक्विड पर जो विस्कस फोर्स लग रहा है और वेट नीचे की तरफ बैलेंस कर लेते हैं एक दूसरे को, तो अब आप देखते हो तो अपवर्ड फोर्स और स्टोक्स लॉ के थ्रू जो लगने वाला विस्कस ड्रैग है वो दोनों ऊपर की तरफ है, अपोजिट टू द वेट है। तो अब जब एक स्टेज ऐसी आती है कि वेट जो नीचे की तरफ काम कर रहा है और सम ऑफ अपवर्ड फोर्स और विस्कस फोर्स जो ऊपर की तरफ काम कर रहे हैं इक्वल एंड अपोजिट हो जाए, तो आपने ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है 4/3 पाई r क्यूब रो जी, ये क्या है अपवर्ड फोर्स, और 6 पाई ईटा r v, ये क्या है विस्कस फोर्स। इन दोनों का सम किसके बराबर हो गया, वेट 4/3 पाई r क्यूब रो जी के बराबर। तो आपने इसको दोनों को इक्वेट करके जो वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाला वो किसके बराबर आया, 2r² रो माइनस सिग्मा g अपॉन 9 ईटा। इससे आप क्या पाते हैं कि जो टर्मिनल वेलोसिटी है, अगर हम उसको एक्सप्रेशन डिराइव करना चाहें तो ये एक्सप्रेशन आपके सामने, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो आप देखिए ग्राफ बना हुआ है कि शुरू में तो जब तक फ्री फॉल हो रहा है तो लिक्विड की वेलोसिटी
बढ़ती जाती है और वो टाइम के संग बढ़ती जा रही है। और तो देखो आपके पास एक प्रोपोर्शनलिटी ऐसा स्ट्रेट लाइन जैसा ग्राफ आया, फिर एक स्टेज जब ऐसी आती है कि ये दोनों अपवर्ड फोर्स और स्टोक्स फॉर्मूला जो विस्कस ड्रैग दोनों का सम वेट के बराबर हो जाता है, तब लिक्विड पर नेट फोर्स जीरो, तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे गिरने लगती है ऑब्जेक्ट, तो वही कांस्टेंट वेलोसिटी क्या कहलाती है? टर्मिनल वेलोसिटी। इस एक्सप्रेशन से हम क्या पाते हैं? ये एक्सप्रेशन बताता है कि जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो रेडियस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी रेडियस ज्यादा होगी तो टर्मिनल वेलोसिटी भी ज्यादा होगी। बारिश की बूंद अगर उसकी रेडियस डबल कर दी जाए तो उसकी वेलोसिटी पहले वाले से 4 गुना ज्यादा हो जाती है ना, आर स्क्वायर। फिर टर्मिनल वेलोसिटी डिपेंड करती है डिफरेंस ऑफ द डेंसिटीज ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये अगर सॉलिड की डेंसिटी जिस सराउंडिंग मीडियम में वो गिर रही है उससे ज्यादा है तो उसका कांस्टेंट टर्मिनल वेलोसिटी से मोशन होगा डाउनवर्ड, और अगर जो ऑब्जेक्ट है उसकी डेंसिटी सराउंडिंग मीडियम से कम है तो ये आप देख रहे हैं रो माइनस सिग्मा निगेटिव आएगा ना, तो वो किधर जाएगी? टर्मिनल वेलोसिटी से ऊपर। पूछा जाता है इसका एग्जाम्पल दो, तो आप बता सकते हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी निगेटिव हो सकती है। यस, गिव एग्जाम्पल। तो क्या बताएंगे? हाँ, लिक्विड के अंदर, पानी के अंदर जैसे हवा का बुलबुला, तो हवा की डेंसिटी एज कंपेयर टू वाटर कम है तो क्या हो जाता है? वो ऊपर उठता है। ये एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। तो आज के वीडियो में बस सिर्फ इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। थैंक यू।